इसमें 12 देखेंगे कि संसदीय प्रणाली की व्यवस्था। तो भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है ना। और इसमें वास्तविक और नाम मात्र की कार्यपालिका का अंतर, मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व, मंत्रियों का सामूहिक उत्तरदायित्व है ना, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का पारस्परिक घनिष्ठ संबंध आदि संसदीय प्रणाली की सभी विशेषताएं क्या है यहाँ पे विद्यमान है। इस प्रकार की शासन प्रणाली को क्या किया गया, मंत्रिमंडलात्मक शासन प्रणाली भी कहते हैं। ठीक है, इसमें संसदीय प्रणाली की जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत यहाँ पे बताया गया है कि कैसे किस प्रकार से कैसे उसके बीच से संबंध है ना, उसको वो कार्य मंत्रिमंडल करते हैं। ठीक है, फिर 13 इसमें देखिए मौलिक अधिकारों की व्यवस्था। तो भारतीय संविधान के तृतीय भाग में क्या किया गया कि नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। और मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक एवं वांछित है ना। मौलिक अधिकार क्या है, वे हैं जो क्या है नागरिक के अधिकार व्यक्ति के विकास के लिए क्या है आवश्यक होता है और वांछित है, जिन्हें छीना नहीं जा सकता। जिन्हें छीने जाने की स्थिति में न्यायपालिका क्या करती है, इनकी रक्षा करती है, परंतु राष्ट्र तथा समाज के हित में इन पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। संविधान में निम्नलिखित प्रकार के मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। देखो संविधान में बहुत सारे मौलिक अधिकार हैं जो व्यक्ति के लिए बनाए गए हैं ना। पहला इसमें है समानता का अधिकार, सबको समान समझने का अधिकार है। दूसरा है स्वतंत्रता का, सबको स्वतंत्रता के अधिकार है ना। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अगर कोई किसी का शोषण करता है तो उसके विरुद्ध वो अधिकार भी प्राप्त है उनको। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का, किसी भी धर्म को मानने के लिए क्या है अधिकार प्राप्त है। पांचवा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, सबको शिक्षा का पूर्ण अधिकार है ना। छठवां है इसमें संवैधानिक उपचारों का देश, सबको अपने इलाज करवाने है ना, सब उसको भी पूरी तरह से उसका इलाज करवाने का भी अधिकार है। और अब संपत्ति संवैधानिक हो गया। भारतीय संविधान द्वारा क्या है नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, परंतु क्या है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में क्या कर दिया, उसको समाप्त कर दिया। पहले 7 मौलिक अधिकार थे जिसमें संपत्ति के अधिकार भी थे है ना, लेकिन क्या क्या उसको समाप्त कर दिया गया संपत्ति के अधिकार को। और अब संपत्ति का अधिकार केवल कानूनी अधिकार रह गया है। इस प्रकार वर्तमान समय में भारतीय नागरिकों को केवल 6 मौलिक अधिकार ही क्या है प्राप्त हैं। ठीक है, 14 है मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था। तो भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा रूस के संविधान की भांति नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए गए हैं। इन कर्तव्यों में नागरिकों से यह आशा की गई है कि वे संविधान तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं का आदर करें, हिंसा से दूर रहे, भारतीय संस्कृति के महत्व को क्या करें समझे और इसकी रक्षा करें, प्राकृतिक वातावरण को दूषित होने से बचाए और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं, भाईचारे की भावना को क्या दे बढ़ावा दे आदि। यदि भारतीय नागरिक इन कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करें तो भारत में निश्चित रूप से क्या है लोकतंत्र की जड़ें जो है वो मजबूत होगी और राष्ट्रीय एकता की स्थापना के साथ साथ राष्ट्र का क्या होगा यहाँ पे विकास होगा। ठीक है, 15 इसमें दिया है नीति निदेशक तत्वों की व्यवस्था। तो आयरलैंड के संविधान की भांति भारतीय संविधान के 4th अध्याय में राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। ये तत्व देश के शासन के मूल आधार है और यद्यपि इन तत्वों के पीछे क्या है न्यायालय की कोई शक्ति नहीं है, फिर भी इन्हें क्या है नैतिक और राजनीतिक शक्ति अवश्य क्या है अवश्य ही प्राप्त है। इन तत्वों को समाज के नीति निदेशक तत्व अर्थात नीति निर्धारित करने वाले तत्व कहा गया है। केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों का यह कर्तव्य होगा कि वे विधि निर्माण और शासन संचालन की क्या करें नीति निर्धारण में वे इन तत्वों का क्या करें ध्यान रखें। और नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की क्या है यहाँ पे स्थापना करना है। ठीक है, सोलह में इसमें क्या दिया है कि अल्पसंख्यकों एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु क्या क्या विशेष व्यवस्था, जो अल्पसंख्यक या पिछड़े वर्ग हैं है ना, उनके लिए यहाँ संविधान में बहुत सारे जो है वो क्या है व्यवस्था की गई है। क्या है इसमें भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के धार्मिक, आर्थिक, भाषाई और सांस्कृतिक हितों की रक्षा हेतु विशेष व्यवस्था की गई है ना। और संविधान में पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों के नागरिकों को राजकीय सेवाओं, व्यवस्थापिकाओं, जातियों
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों के नागरिकों, राजकीय सेवाओं, व्यवस्थापिकाओं, शिक्षण संस्थाओं तथा अन्य क्षेत्रों में विशेष संरक्षण प्रदान किया गया है। प्रारंभ में संरक्षण की व्यवस्था केवल सन 1969 तक के लिए क्या की गई थी, है ना, परंतु क्या था, संविधान संशोधनों द्वारा इसे बढ़ाया जाता रहा है और इसी क्रम में 19वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जनवरी 2010 तक के लिए बढ़ा दिया गया है ना। यहाँ पे अल्पसंख्यकों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। अल्पसंख्यक, पिछड़े अल्पसंख्यक में जैसे मुसलमान लोग आते थे, है ना, पिछड़े वर्ग थे, उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई थी इसमें कि इसके अतिरिक्त क्या है, संविधान द्वारा प्रांतीय सरकारों के अधिकार भी दिया गया कि इन जातियों के विकास और प्रगति के लिए इन्हें क्या करें, विशेष अधिकार और संरक्षण भी प्रदान करें। जैसे यहाँ पे अनुसूचित जातियों, जनजातियों, उनके लिए विशेष क्या है, अभी भी आरक्षण दिए गए हैं ना, उनको क्या है, हर क्षेत्र में छूट दी जाती है, पढ़ाई में, लिखाई में, हर चीज़ में, है ना। जैसे फीस में है, फीस में भी उनको छूट दी जाती है ना। जैसे छात्रवृत्ति है, छात्रवृत्ति उनको ज़्यादा दी जाती है ना। ठीक है। फिर 17 इसमें आपातकालीन उपबंध। तो भारतीय संविधान की एक बड़ी विशेषता यह है कि इसमें आपातकालीन उपबंधों की व्यवस्था की गई, जिसके अनुसार संघात्मक शासन एकात्मक शासन का रूप धारण कर लेता है और देश में क्या है, संकट उत्पन्न होने की स्थिति में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। आपातकालीन घोषणा निम्नलिखित 3 परिस्थितियों में की जा सकती है ना। पहला क्या दिया है, युद्ध या बाह्य आक्रमण अथवा आंतरिक अशांति उत्पन्न होने पर, है ना, युद्ध हो रहा है या बाहरी आक्रमण हो रहा है, आंतरिक अशांति उत्पन्न होने पर क्या, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। दूसरा है राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था असफल होने पर, अनुच्छेद 356। ठीक है। तीसरा है वित्तीय संकट उत्पन्न होने पर, अगर कोई संकट उत्पन्न हो रहा है तो अनुच्छेद क्या है, 360। ये आपातकालीन उपबंध संविधान को परिवर्तनशीलता प्रदान करते हैं, जो कि भारत जैसे देश जहां निरंतर परिस्थितियां परिवर्तित होती रहती है के लिए बहुत ही आवश्यक थे। ठीक है। 18 है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत। ठीक है। अस्पृश्यता को भारत की क्या है, राष्ट्रपति एकता के लिए एक अभिशाप मानते हुए इसका अंत कर दिया गया है। सामाजिक क्षेत्र में सभी नागरिकों की समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 में स्पष्ट उल्लेख है, अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसे किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से क्या है, उपजी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा, जो विधि के अनुसार क्या है, दंडनीय होगी, है ना। राज्य स्वयं भी केवल जाति, मूल, वंश के वर्ग के आधार पर नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है। 19 इसमें विश्व शांति हेतु समर्थन। तो भारतीय संविधान में विश्व शांति और सुरक्षा तथा अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पर बल दिया गया है। संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में स्पष्ट उल्लेख है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा की उन्नति और राष्ट्रों के मध्य न्याय तथा सम्मान पूर्ण संबंधों को बनाए रखने का क्या करता है, प्रबंध करेगा। ठीक है। संक्षेप में हम यह कहेंगे कि हमारे संविधान का राजनीतिक दर्शन भारतीय संविधान की प्रस्तावना व मुख्य विशेषताओं में झलकती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, विविधता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का यहाँ सम्मान है। धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक समूहों के अधिकार है, सार्वभौम मताधिकार है ना, संघवाद है, राष्ट्रीय पहचान है, जैसे प्रमुख जो राजनीतिक दर्शन है। ठीक है। भारतीय संविधान की केंद्रीय विशेषता है, भारतीय संविधान का विश्वास राजनीतिक विचार विमर्श में है और संविधान निर्माता असहमति और विभेद को एक सकारात्मक मूल के रूप में क्या करते हैं, देखते थे, है ना। भारतीय संविधान की आलोचना देखो तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित आधारों पर आलोचना की जाती है। पहला है भारतीय संविधान विशाल संविधान है। क्या है, भारतीय संविधान विशाल, जिसमें 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं, जबकि अमेरिका के संविधान में मात्र क्या है, 7 अनुच्छेद है। दूसरा है संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व का अभाव था, क्योंकि संविधान सभा के सदस्य क्या है, सीधे जनता द्वारा नहीं चुने गए थे, है ना। तीसरा है भारतीय संविधान विदेशी संविधानों से प्रभावित रहा है। उपयुक्त आलोचना की तरह भारतीय संविधान पर अनेक आलोचना होती रही है और कोई भी संवैधानिक दस्तावेज त्रुटिहीन नहीं होता, उसे आलोचना का सम्मान करना ही क्या पड़ता है, यहाँ पे करना पड़ता है। यहाँ पे हम बीड़ा या विस्तार का संगीत सुनना चाहते थे, लेकिन यहाँ तो अंग्रेजी बैंड बज रहा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे संविधान निर्माता इसी रूप में शिक्षित हुए थे। यह ठीक वैसा ही संविधान है जैसा महात्मा गांधी नहीं चाहते थे और जिसके बारे में उन्होंने सोचा तक ना था। इसको कौन बोला, श्री हनुमंथैया संविधान सभा वाद विवाद में। ठीक है। अब देखो संविधान की सीमाएं, तो कोई भी संविधान त्रुटिहीन नहीं होता और यह भारतीय संविधान पर भी लागू होता है।
जिन परिस्थितियों में संविधान का निर्माण हुआ वह चुनौतीपूर्ण था, है ना। यहाँ पे बताएगी कि ये क्या था, ये चुनौतीपूर्ण था, ठीक है। और ऐसे में क्या था, कुछ विवादास्पद मुद्दों का यहाँ पे रह जाना स्वाभाविक था। संक्षेप में संविधान की सीमाओं की चर्चा निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत की जा सकती है। पहली बात यह कि भारतीय संविधान की राष्ट्रीय एकता की धारणा बहुत केंद्रीकृत है ना। दूसरे है इसमें लिंगगत न्याय के कुछ महत्वपूर्ण मसलों, खासकर क्या था इसमें, परिवार से जुड़े मुद्दों पर ठीक से ध्यान नहीं दिया गया है ना। तीसरा था कि यह बात स्पष्ट नहीं कि एक गरीब और विकासशील देश में कुछ बुनियादी सामाजिक आर्थिक अधिकारों को, मौलिक अधिकारों का क्या है, अभिन्न हिस्सा बनाने के बजाय उसे क्या करें, राज्य के नीति निर्देशक तत्व खंड में क्यों डाल दिया गया है। संविधान की इन सीमाओं के कारण जो समझना और दूर करना संभव है, लेकिन यह बात संपूर्ण संभव नहीं है। हमारा तर्क महत्वपूर्ण नहीं है। हमारा तर्क है कि संविधान की सीमाएं इतनी गंभीर नहीं कि संविधान के दर्शन के लिए ही क्या करे, खतरा पैदा कर दे, ठीक है।